हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम आइसोमेरिज्म की बात कर चुके, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की बात कर चुके कि कॉम्प्लेक्स बनते क्यों हैं। अब कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर डिसाइड होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कितनी थ्योरी दी गई? 3 थ्योरी दी गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैसे ही यहाँ पे भी थ्योरीज दी गई, 3 थ्योरीज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के बारे में समझाता है। सबसे पहला VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एंड थर्ड LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, या MOT बोलते हैं इसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या आफ्टर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं, ACFT भी बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वही है जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी, वैसे ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बात करता है। किसकी बात करता है? ये कहता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। कि कोऑर्डिनेशन कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं होता, वो एक बॉन्ड का टाइप है। ये क्या कहता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, कि मेटल का एक इम्पटी ऑर्बिटल होता है, लिगेंड के पास एक फील्ड ऑर्बिटल होता है, और दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ये किसकी बात करता है? कोवलेंट बॉन्ड की। CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, किसकी बात करता है? कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक होता है। मेटल होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड होता है जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों के बीच में क्या लगता है? इंट्रैक्शन लगता है, और कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। VBT कहता है कोवलेंट बॉन्ड है, CFT कहता है नहीं ये कोवलेंट बॉन्ड है, मेटल पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव पोलर है, दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है जिसे क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, रेमोटी बोलता है कि भाई तुम दोनों ही गलत हो, या तुम दोनों ही सही हो, या तो तुम दोनों ही गलत हो या तुम दोनों ही सही हो। ये कहता है कि ये कोवलेंट भी होता है और आयोनिक भी होता है, कि कोई बॉन्ड ऐसा होता है नहीं जो 100% कोवलेंट और 100% आयोनिक दोनों मिक्स होते हैं। कुछ आयोनिक होता है, कुछ कोवलेंट होता है। ये थ्योरीज दी गई, 3 थ्योरीज, तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज पढ़ते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दी किसने थी? पोलिंग ने। VBT दी किसने थी? पोलिंग ने। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं VBT। नाम फुल फॉर्म सभी को पता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, पोलिंग ने दी थी। VBT क्या कहता है? वही बात करता है जो वो केमिकल बॉन्डिंग में करता था, कि मेटल है, मेटल, उसके पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। लिगेंड है, वो आएगा तो मेटल लिगेंड को अपने ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा, खाली ऑर्बिटल। ये क्या करता है? इम्पटी ऑर्बिटल क्या करता है? अवेलेबल करता है। किसको? लिगेंड को। इम्पटी ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है लिगेंड को। कितने इम्पटी करवाएगा? जितने लिगेंड को चाहिए, डिपेंड ऑन दैट कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है अपने को, ऑक्टाहेड्रल बनाना है, तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो ये अपने 6 इम्पटी ऑर्बिटल, कौन कौन से? S, P और D, ये 6 इम्पटी ऑर्बिटल इन्हें ओवरलैप अवेलेबल करवाएगा। मेटल क्या करता है? जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से अपने इम्पटी ऑर्बिटल मेटल को अवेलेबल, लिगेंड को अवेलेबल करवाता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो इसके लिए ये क्या कर लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो VBT किसके बारे में बताता है? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और उस हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ये क्या बताता है? जियोमेट्री के बारे में बताता है कि जियोमेट्री क्या होगी। तो VBT 2 चीजों के बारे में बात करता है कि मेटल है, मेटल के पास ऑर्बिटल्स है, लिगेंड आ रहा है, तो मेटल क्या करता है कि जितने लिगेंड आ रहे हैं उस हिसाब से इम्पटी ऑर्बिटल निकालता है और उन्हें मिला के एक हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है और उसकी जियोमेट्री बना लेता है। ठीक है, उस हिसाब से ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लानर या जो भी है, तो जियोमेट्री की बात करता है और हाइब्रिडाइजेशन की बात करता है। VBT इम्पटी ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये आया तुम्हारे पास FeH2O6+2, तो जैसे मेटल है Fe का क्या हो गया? D6 हो गया। H2 तो निकल गया ना, D6H2 होता था Fe का, तो Fe+2 क्या हो जाएगा? D6 हो जाएगा। यार 5 ऐसे भरा जाता है,
S खाली है, 3P खाली है, 4D खाली है। तो ये क्या करता है, 6 लिगेंड आ रहे हैं तो 1 2 3 2 5, एक S 3P और 2D मिल के खाली, ये खाली ऑर्बिटल अवेलेबल करवा देता है। ये आपस में मिलके sp3d2 क्या कर लेते हैं, हाइब्रिड कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, बस यही कह रहा है कि मेटल लिगेंड के लिए खाली ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है, जितने कोऑर्डिनेशन पर उतने एटम ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा, और ये खाली ऑर्बिटल आपस में मिलके हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं और उसके आधार पर जियोमेट्री फिक्स हो जाती है। एक खास चीज़ देखना, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में कि H2O है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और उसके ऊपर 2 लोन पेयर रहते हैं। ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करते हैं, हाइब्रिडेशन में पार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर या इम्पटी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्ट करते हैं। तो लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं करते। और VSEPR क्या कहता था, VSEPR कि ये जो लोन पेयर है ये स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिस्टोर्ट करते हैं, डिस्टोर्ट करते हैं। जबकि यहाँ पे ये लोन पेयर क्या है, इस स्ट्रक्चर को कोई, इसके स्ट्रक्चर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है। ये लोन पेयर इन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करता, न तो ये हाइब्रिडेशन में शामिल होता है, न बॉन्डिंग में शामिल होता है, और न ही ये डिस्टर्ब करता है, ये डिस्टोर्ट नहीं करता जैसे VSEPR में करता था। तो कभी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पे कोऑर्डिनेशन पे VSEPR लागू नहीं होती, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पे VSEPR लागू नहीं होती। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, इस बार जैसे नेट में आया था कि कौन सा क्वेश्चन VSEPR से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल पे कभी भी VSEPR लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और ये याद रखना, जहां पे भी लोन पेयर स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं कर रहा, वहां पे VSEPR लागू नहीं होगी। इफेक्ट नहीं कर रहा, वहां VSEPR लागू नहीं होगी, कभी लागू नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे VSEPR ट्रांजिशन मेटल में VSEPR लागू नहीं होती। तो लागू क्या होता है, यहाँ पे लागू होता है केपेर्ट मॉडल। केपेर्ट मॉडल जो क्या कहता है कि ये लोन पेयर सारे के सारे क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, स्टीरियोकेमिकली, केमिकली इनर्ट होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, जो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करते और हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर को क्या बोलते हैं अपन, केपेर्ट मॉडल बोलते हैं। VSEPR यहाँ पे लागू नहीं होता। तो इसने ये बोला VBT ने कि ट्रांजिशन मेटल को अवेलेबल करवाएंगे और उस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, दूसरा इसने क्या बोला कि कब कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर। मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पर कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे और दूसरा उसके मैग्नेटिक मोमेंट पे। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा उस 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे और मैग्नेटिक मोमेंट पे। यानी कि हाइब्रिडेशन यदि D2sp3 होगा या sp3d2 होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट पे और कोऑर्डिनेशन नंबर पे। जैसे अपन समझते हैं, ठीक है, चीज़ों को फिर ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे VBT की बात है तो VBT कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में VBT के अकॉर्डिंग 2 स्ट्रक्चर हो सकती है, 2 स्ट्रक्चर हो सकती है। मोस्ट कॉमन ऑक्टाहेड्रल, मोस्ट कॉमन ऑक्टाहेड्रल। एक दूसरी हो सकती है ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक, ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक। ऑक्टाहेड्रल के लिए हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3d2 या d2sp3, sp3d2 या d2sp3। ठीक है, और ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, d5s या d4sp। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के हाइब्रिडेशन sp3d2 या d2sp3। ये देखना sp3d2 या d2sp3 क्या है, यदि बाद वाले d ऑर्बिटल काम आए, बाद वाले d ऑर्बिटल काम आए, जैसे
आपका ये तो क्या है 3D, ये 4s, ये 4p, है ना। तो यदि अंदर वाले d ऑर्बिटल काम आए, 3D वाले ये बने, ये d ऑर्बिटल काम आए, तो इसे बोलते हैं d2sp3, 3D 4s 4p, d2sp3, या इन्हें बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दो थ्योरी है यहाँ पे। जब अंदर वाले d ऑर्बिटल काम आए तो क्या बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स d2sp3। और यदि देखो जैसे 3D 4s 4p और आगे एक 4D भी है, 4D भी है, 4p भी है, 4s भी है। अंदर वाले की जगह ये बाहर वाले d ऑर्बिटल काम आए, ये d ऑर्बिटल काम आए, तो हाइब्रिडेशन कौन सा बनेगा sp3d2। हाइब्रिडेशन कौन सा बनेगा sp3d2। इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए दो स्ट्रक्चर, दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3d2 या d2sp3। समझ में आ गया। sp3d2 का मतलब क्या है बाहर वाले d, आउटर ऑर्बिटल बाहर वाले ऑर्बिटल, और d2sp3 का मतलब क्या है अंदर वाले ऑर्बिटल, d2sp3। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल, हाइब्रिडेशन पॉसिबल है फॉर ऑक्टाहेड्रल। इन्हें क्या बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OCC। इसे बोलते हैं ICC, सॉरी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OC। इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, IOC। ठीक है, ये कब बनेगा, ये दोनों चीजें डिपेंड करती है मैग्नेटिक मूवमेंट पे। ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VBT जो भी बात करता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पे करता है। वो कहता है कि मुझे तो मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो, या मैं कॉम्प्लेक्स को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, मैग्नेटिक मूवमेंट चेक करूंगा, उसके बाद मैं बता दूंगा कि ये स्ट्रक्चर है या ये है। ठीक है, तो दो पॉसिबल है ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे देखना P तो तीनों, ये D जो शामिल होते हैं वो ऑर्बिटल कौन से होते हैं, D x2y2 और D z2। ठीक है, या फिर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें हाइब्रिडेशन और D5s और D4sp। ठीक है, अब पहली चीज कई लोगों को ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगी कि क्या होती है। तो देखना ऑक्टाहेड्रल तो सभी को पता है क्या होती है। ऑक्टाहेड्रल क्या होती है, ये वाली स्ट्रक्चर, 4 लिगेंड एक प्लेन में, एक लिगेंड प्लेन के ऊपर, एक प्लेन लिगेंड के नीचे। या इसे मैं दूसरी तरीके से ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। देखना ये एक ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, है ना, एक ट्राइंगल हो गया, और दूसरा ट्राइंगल क्या हो, ये वाला, दूसरा ट्राइंगल क्या हो, ये वाला। ऐसे बना सकता हूं ऑक्टाहेड्रल। देखना ये मेटल है, ये चारों एक प्लेन में, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे। तो इसे मैं दो ट्राइंगल से बना सकता हूं ना, दो ट्राइंगल से बना सकता हूं। एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये। इसे मैं इस ट्राइंगल को नीचे ले जाऊं तो ये वाला, ये ट्राइंगल है ना, जस्ट अपोजिट, ऐसे ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हो एक, दोनों एक्लिप्स फॉर्म में तो होता है ऑक्टाहेड्रल। और दोनों ट्राइंगल को मैं क्या कर दूं स्टैगर्ड फॉर्म में हो तो होता है ऑक्टाहेड्रल। दोनों को एक्लिप्स कर दूं, इस प्रकार से कर दूं, ये ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाए आपका, ये वाला ट्राइंगल। यहां पे आपकी क्या है, मेटल है, ये यहां पे आपकी क्या है, मेटल है। ऐसी स्ट्रक्चर हो जाए, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए दो पॉसिबल है। अब कब कौन सी होगी इसकी डिटेल स्टडी करते हैं अपन VBT के अकॉर्डिंग, कब कौन सी क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की, कब होगी। तो पहली चीज तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अपन ने पता था हाइब्रिडेशन क्या होता है इसका, D5s या D4sp, यानी कि या तो पांचों d ऑर्बिटल अवेलेबल हो,
या 4 d ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो ही ये पॉसिबल है, यानी कि ये D0 और D1 में ही पॉसिबल होगी। किस में पॉसिबल होगी? D0 में या D1 में, क्योंकि D0 है तो 5 d ऑर्बिटल खाली है, D1 है तो 4 d ऑर्बिटल खाली है। या तो D0 में पॉसिबल होगी या D1 में पॉसिबल होगी। मेटल क्या हो? D0 D1 हो, लिगेंड क्या हो? R हो। R मतलब एल्किल ग्रुप, है ना? तो क्या होगी? ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक। ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक जैसे आपका हो वोल्फ्राम CH336, है ना? जैसे आपका हो प्लस, ये हो वोल्फ्राम CH3, वोल्फ्राम पे क्या हो गया? W+6। W+6 क्या होता है? D0। D0 है तो 5 D खाली है और S भी खाली है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? D5S। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक। तो ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक में 2 हाइब्रिडेशन है, तो इसलिए 2 ही कंडीशन में हो सकते हैं, या तो D0 हो, D1 हो, प्लस में लिगेंड क्या हो? R ग्रुप हो, एल्किली ग्रुप हो, जैसे वोल्फ्राम CH3, ReCH3 6+2, या फिर जैसे कोई और एग्जांपल अपन लेना चाहें तो अपने पास हो जाएगा TaCH3 6-1। ये सारे के सारे क्या हैं? ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक है D0 से D1 में। और ये कौन सा होना चाहिए? ट्रांजिशन मेटल ही होना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल ही होना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल हो, D0 D1 हो, लिगेंड R हो, तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक। ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक का याद रखना। और यदि ट्रांजिशन मेटल हो और D0 D1 हो लेकिन लिगेंड क्या हो? नॉन R, तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे देखना, जैसे स्कैंडियम H2O6+2 D1 है, D1 है, तो ये देखना अंदर वाले दोनों d ऑर्बिटल खाली है, दोनों खाली है, तो हाइब्रिडेशन में कौन से काम आएंगे? अंदर वाले काम आएंगे, ये काम आएगा। तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? D2sp3। D2sp3। तो ट्रांजिशन मेटल है, D1 D0 है। यदि लिगेंड R है तो स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक, और R के अलावा एल्किली ग्रुप के अलावा अदर लिगेंड है तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? D2sp3 होगा। और D2sp3 मतलब कौन सा ऑर्बिटल है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वहीं ये बात देखना, ये तो इसकी है ट्रांजिशन मेटल की, लेकिन नॉन ट्रांजिशन मेटल है। नॉन ट्रांजिशन मेटल और D0 है, जैसे एल्यूमिनियम H2O6+3, एल्यूमिनियम H2O6+3 नॉन ट्रांजिशन मेटल है, तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स OCC। और स्ट्रक्चर क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ट्रांजिशन मेटल D1 D0 है तो अंदर वाले D काम आएंगे। एल्यूमिनियम अंदर तो D होता ही नहीं, एल्यूमिनियम अंदर तो D होता ही नहीं। 3s 3p 3d, एल्यूमिनियम कहाँ से चालू होता है? 3s 3p 3d। तो कौन सा काम आएगा? ये वाला, ये वाला sp3d2। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन मेटल है तो बाहर वाले D काम आएंगे, ट्रांजिशन मेटल है तो अंदर वाले D काम आएंगे। ये अपनी बात होगी D0 और D1 की, कि लिगेंड एल्किली ग्रुप हो तो ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक, ट्रांजिशन मेटल हो एल्किली ग्रुप नहीं हो तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, और नॉन ट्रांजिशन मेटल हो तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब बात करते हैं D2 D3 की, D2 D3 की। D1 से D3 P3। अब देखना, थ्री है D, 4s 4p। पहली चीज ये बात करना, मैं सारी जो बात कर रहा हूं वो किस पे बात कर रहा हूं? 3D सीरीज पे बात कर रहा हूं। सारी की सारी बातें किस पे कर रहा हूं? 3D कॉम्प्लेक्स सीरीज पे बात कर रहा हूं मैं। 4D और 5D की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ 3D कॉम्प्लेक्स सीरीज की बात कर रहा हूं। कौन सी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, फिर कॉपर, निकल, जिंक, है ना।
निकल कॉपर जिंक। मैं सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ, 4D 5D की बात नहीं कर रहा। D1 हो चाहे D2 हो चाहे D3 हो, ये 3 केस है। 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बढ़ दिए तो ये 2 तो हमेशा खाली रहेंगे ना, ये 2 तो हमेशा खाली रहेंगे, और हमेशा खाली रहेंगे तो इन तीनों में हमेशा हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, D2sp3। हाइब्रिडेशन हमेशा कौन सा होगा, D2। चाहे D1 का केस हो चाहे D2 का केस हो चाहे D3 का केस हो, D1 का केस हो चाहे D2 का केस हो चाहे D3 का केस हो, ये 2 ऑर्बिटल तो हमेशा खाली रहेंगे, और अंदर वाले खाली रहेंगे तो वो बाहर वाले पे क्यों मुंह मारेगा, क्यों मुंह मारेगा, तो अंदर पे ही रहेगा, D2sp3 पे ही हाइब्रिडेशन होगा। स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, और हाइब्रिड कौन से कॉम्प्लेक्स है ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। चाहे D1 D2 D3 है तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, हमेशा कौन सा होगा, D2sp3 होगी, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो। अब देखना, बात करते हैं D4 की। D4 में 2 केस पॉसिबल है, देखना। D4 ऐसे फिर दिया, ये कौन सा है 3D, ये कौन सा है 4s, ये कौन सा है 4p, ये कौन सा है 4d। जब मैंने ऐसे बढ़ दिया तो अंदर d ऑर्बिटल कितने खाली हैं, 1 है, चाहिए कितने, 2 चाहिए, 2 तो ये अंदर वाला तो नहीं लेगा, ये कौन सा लेगा, ये वाला। ऐसे में हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d2। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d2, कौन सा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये केस होता है। लेकिन क्या करे कि मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, अंदर भेज दूं, ऐसे कर दूं, अंदर भेज दिया मैंने, पेयर कर दिया, तो इस बार देखना 2 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए, 2 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, D2sp3, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। हाइब्रिडेशन कौन सा, D2 3। यदि मैंने पेयर कर दिया तो D4 में 2 चीजें हो सकती है कि या तो आप ऐसा रहे या ऐसा रहे। VBT कहती है कि ऐसा और ऐसा कब होगा, VBT को नहीं पता, VBT कहती है मुझे तो मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। ऐसा है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ज्यादा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फॉर्मूला होता है n × n+2 रूट, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 4.9 बार मैग्नेटोन, और यहां पे कितना आएगा, 2.9 बार मैग्नेटोन। तो ये तो कह रहा है कि बस मुझे तो मैग्नेटिक मोमेंट दो। यदि मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है मतलब ये वाला है, मैग्नेटिक मोमेंट कम है तो ये वाला है। ये डिसाइड इसने किस बेस पे किया, वीबीटी ने, कौन सा बनेगा, ये वाला हाइब्रिडेशन होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स का ये वाला हाइब्रिडेशन होगा, किसके आधार पे बताया, मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पे बताया कि यदि ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा sp3d2 वाला। और यदि मैग्नेटिक मोमेंट कम है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने रहेंगे, कम रहेंगे, तो कौन सा बनेगा, d2sp3 वाला बनेगा। इसने ये चीज और सिर्फ ये बताया कि मुझे नहीं पता कि कब कौन सा बनेगा, कि भी अब आपसे पूछे कि कौन सा बनेगा तो कब कौन सा बनेगा, इसने कुछ नहीं बताया। लेकिन इसने ये बताया कि इसके आधार पे मैं तो मैग्नेटिक मोमेंट देख के बता सकता हूं कि कौन सा क्या बनेगा। ठीक है, तो D4 के 2 केस हो सकते हैं, देखना D4 के मैंने आपको 2 केस बता दिए, D4 के 2 केस बता दिए। है ना, इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या बन सकता है, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम आता है, म्यू आता है लो, ये फॉर्मूला होता है म्यू का n × n+2 का रूट। n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम आता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आता है। तो वीबीटी तो कहता है कि मुझे तो मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। यदि ज्यादा आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट हाई आ रहा है तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा sp3d2, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, लो आ रहा है तो कौन सा बनेगा,
D2sp3। लेकिन बाद में इसने कंक्लूजन निकाला कि लिगेंड क्या करता है कि यदि लिगेंड वीक हो तो ये इसी प्रकार से पेयर्ड रहते हैं और हाइब्रिडेशन होता है sp3। वीक लिगेंड हो तो ऐसा ही रहता है। लेकिन लिगेंड क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, कई बार लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करता है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर करवा देता है, इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर करवा देता है, अंदर पेयर करवा देता है तो अंदर वाले ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देता है, पेयर करवा देता है तो ये लिगेंड खाली हो जाते हैं और sp3 d2 हो जाता है। तो d4 के केस में यदि वीक लिगेंड हो तो होगा sp3 d2 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो d2sp3। कौन वीक होगा कौन स्ट्रॉन्ग होगा इसके बारे में बीबीटी ने कुछ नहीं बताया कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा, इसके बारे में CFT बताती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर बताता है। लेकिन अपने याद रखो वीक लिगेंड है तो sp3 d2, स्ट्रॉन्ग है तो d2sp3। हालांकि मैं थोड़ा खत्म होने पे बताऊंगा कि इसने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि कौन वीक होगा कौन लिगेंड होगा, लेकिन वीक है तो ये, स्ट्रॉन्ग है तो ये। अब देखना यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो एक होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका फॉर्मूला होता है S = 2s+1, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल s की वैल्यू कितनी है, हाफ 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 हाफ, स्मॉल s है 2 तो कैपिटल S कितना आ जाएगा 2 × 2 + 1 5। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी 5। यहाँ पे स्मॉल s की वैल्यू कितनी है 1 तो s कितना आ जाएगा 2s+1 = 2 × 1 + 1 3। यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा आई, यहाँ पे कम आई, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यदि ज़्यादा है तो इसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसे क्या बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसे बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब अपन जनरलाइज बात करते हैं। D4 हो चाहे D5 हो चाहे D6 हो, D4 D5 D6 तीनों में एक ही कंडीशन रहेगी, पेयर कर सकता है। तो यदि वीक लिगेंड है तो sp3 d2 हाई स्पिन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, पेयर कर देगा तो d2sp3 लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं D7 की। D7 देखना क्या है, 3 4 5 6 7, है ना। तो यदि वीक लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड है तो वही होगा sp3 d2। बाहर वाले दोनों d काम आएंगे, बाहर वाले दोनों काम आएंगे, और कौन सा बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मैं इसे पेयर करवाऊं तो भी क्या होगा, ये देखना, यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसे पेयर करवाऊं, इसने इसे पेयर करवा दिया तो ये क्या बचा, यही बचा। ठीक है, यही बचा। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहां बच गया, इलेक्ट्रॉन बच गया तो अभी भी dsp2 पॉसिबल नहीं है। यहां तो पॉसिबल था ही नहीं d2sp2, तो d2sp3 तो sp3 d2 हो गया। लेकिन इसे मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर करवा दिया तो भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा, यहां आ गया। अब देखना अपने पास ये खाली हो गई तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, d2sp3। तो D7 में ट्रांसफेरेंस हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है और हाइब्रिडेशन होता है d2sp3। इस घटना को जब ये D से D में गए, इस घटना को बोलते हैं ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस हो गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया। तो वीक लिगेंड में क्या होता है,
sp3d2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है d2sp3, लेकिन यहाँ पे घटना कौन सी होती है, ट्रांसफेरेंस। और कैसे पता चला कि ये होती है, देखना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे था, यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो ये था 3D में, यहाँ पे है 4D में, तो 4D में इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ये इसका ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ये यहाँ से निकालना मुश्किल है, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो बहुत जल्दी ये क्या करेगा, छोड़ जाएगा अपनी जगह, बहुत जल्दी अपनी जगह छोड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, इसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड के सेंस में ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, इजीली। जैसे बात करूँ मैं कोबाल्ट NH3+2 की, कौन सा केस है, D7 है। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, अभी के लिए मैं बता देता हूँ, NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो इसका CO NH3 ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वेरी हाई होता है, बहुत हाई होता है, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इतना जल्दी ऑक्सीडाइज होता है कि इसे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो सामने वाले का क्या करता है, रिडक्शन, सामने वाले का क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये D7 की होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट D8 D9 D10, D8 D9 D10। यहां देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये D8 की बात है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन कपल करवा दूंगा तो भी सेकंड ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, ये मैं कपल करवा दूंगा तो भी 2d ऑर्बिटल तो अवेलेबल नहीं हो रही ना, और जब अवेलेबल ही नहीं हो रही तो ये कपल कभी होगा ही नहीं, तो ये हमेशा कौन सा हाइब्रिडेशन काम मिलेगा, sp3d2, हमेशा d2 काम मिलेगा। कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाइडल, और कपल होगा ही नहीं तो हाई स्विन लो स्विन की कोई बात होगी ही नहीं, हाई स्विन लो स्विन की कोई बात होगी ही नहीं। ठीक है, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। एक बार मैं जनरल एनालिसिस आपको लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जनरल एनालिसिस लिख देता हूँ। D0 की लिखता हूँ पहले तो मैं, D0 या D1। ठीक है, यदि लिगेंड क्या है, R है, तो स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक, है ना, और ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। और लिगेंड क्या है, L नॉट इज इक्वल टू R है, तो स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडेशन होता है D2sp3, हाइब्रिडेशन होता है D2sp3। कौन सा ऑर्बिटल होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, D0 हो, ट्रांजिशन मेटल क्या हो, नॉन ट्रांजिशन मेटल हो, नॉन ट्रांजिशन मेटल हो तो स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडेशन होता है sp3d2। ठीक है, D2 D3 हमेशा क्या होती है, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, D4 से D7, D4 से D7। ठीक है, D4 से D7 होगा तो यहाँ दो केस होंगे, वीक लिगेंड होगा तो स्ट्रक्चर होगी आपकी sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल, इसे क्या बोलते हैं अपन, वीक लिगेंड हो तो अपन हाई स्विन बोलते हैं, हाई स्विन। ठीक है, और यदि लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो होता है D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल लो स्विन। और मैं बात करूं आगे D8 से D10 की, तो हमेशा क्या होता है, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्विन लो स्विन की बात होगी नहीं जब ये होगा, हाई स्विन लो स्विन की कॉम्प्लेक्स की बात तो कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें होगी, D4 से D7 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या है, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कौन कौन सी? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर, ठीक है। टेट्राहेड्रल कब होगी? जब हाइब्रिडेशन हो sp3 या फिर d3s, sp3 या d3s हो, ठीक है। और स्क्वायर प्लानर कब होगी? जब हाइब्रिडेशन हो dsp2 हो या sp2d हो। ये sp3 हो या d3s हो या dsp2 हो या sp2d हो। यहाँ पे देखना p तो तीनों काम आएंगे, यहाँ पे s के साथ जो d काम आएगा वो होंगे, s स्पेरिकल है तो तीनों स्पेरिकल d, dxy, dyz और dzx, तीनों ये काम आएंगे। यहाँ देखना dsp2 या sp2 हो तो p जो काम आएगा वो होगा px एंड py, px एंड py। और जब ये x एंड y काम आएंगे तो d भी कौन सा काम आएगा? x और y वाला, dx स्क्वायर y स्क्वायर। यदि ये x y वाले काम आएंगे तो ये भी कौन सा काम आएगा? dx स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे कहीं z एक्सिस नहीं है, ना तो pz है ना dz है, तो इसे बोलते हैं z एक्सक्लूजन स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर को क्या बोलते हैं? z एक्सक्लूजन, z नहीं है, स्क्वायर प्लेनर को क्या बोलते हैं? z एक्सक्लूजन स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि इसमें z एक्सिस का कोई काम नहीं होता। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है और pz इसके खाली रहता है, ये pz इसके अब नीचे खाली रहता है, एक्सक्लूड रहता है, इम्पटी रहता है, अब वो नीचे अनहाइब्रिड रहते हैं, तो इसे बोलते हैं z एक्सक्लूजन स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा देखना, इनमें कुछ फर्क देखना, ये स्टेबल कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। टेट्राहेड्रल सभी जानते हैं, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। स्क्वायर प्लानर में कितना होता है? 90 डिग्री। लिगेंड ज़्यादा दूर कहाँ का है? यहाँ पे ज़्यादा दूर है, यहाँ पे ज़्यादा दूर है तो स्टेरिक रिपल्सन कम लगेगा, इसलिए ये क्या होता है? स्टेरिक स्टेबल होते हैं। स्टेरिकली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके बीच में लिगेंड के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या होते हैं? स्टेरिकली स्टेबल होते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी ये होते हैं क्योंकि ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कैसे होते हैं वो हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ठीक है। ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल। अब हम बात करते हैं कब क्या होगा, ठीक है। कब क्या होगा, कब क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखना D1 से D0 से D2, D0 से D2 देखना, D0 से D2 है तो अपने को देखना ऑक्टाहेड्रल के लिए हाइब्रिडेशन चाहिए, स्क्वायर प्लानर के लिए dsp2, एक ही D खाली चाहिए और उसके लिए चाहिए 3 D खाली। तो हमेशा D0 से D3 तक, D2 तक 3 D खाली मिलेंगे, 3 D खाली मिलेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? D3s। हाइब्रिडेशन क्या होगा? D3s। और स्ट्रक्चर क्या होगी? टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या होगी? टेट्राहेड्रल। D0 से D2 क्या होगा? D3s स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। D3 से D7 क्या होगा? sp3, क्योंकि फिर 3 D खाली नहीं मिलेंगे, D3 जैसे ही आएगा 3 D खाली नहीं मिलेंगे तो sp3 टेट्राहेड्रल। D3 से D7 तक sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब बात करता हूं मैं D8 की, ये याद रखना, D0 से D2 D3s टेट्राहेड्रल, D3 से D7 sp3 टेट्राहेड्रल, हमेशा टेट्राहेड्रल ही होंगे, कभी स्क्वायर प्लानर नहीं होगा। D8 की जब बात आएगी तब क्या होगा? D8 क्या होता है? 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है D8। तो यदि लिगेंड क्या है? वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो ये इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखो यहाँ पे वीक लिगेंड है तो ये कपल नहीं होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लेकिन यदि लिगेंड क्या कर दूं मैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहां आ जाएगा।
ये खाली हो जाएगा। अब देखना हमें एक डी चाहिए था और एक डी यहाँ पे खाली मिल गया, एक डी चाहिए था, एक डी खाली मिल गया। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये कपल हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं और हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, DsP2 और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर, DsP2 स्क्वायर प्लानर। यहां देखना ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो कौन सा केस है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और ये कौन सा केस है, डाया मैग्नेटिक। ये कौन सा केस है, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, तो अनपेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो पेयर्ड हो जाएगा और हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, DsP2 और स्ट्रक्चर हो जाएगी स्क्वायर प्लानर। यदि वीक लिगेंड है तो ये टेट्राहेड्रल। बात फिर से मैं समझ लेना 3D सीरीज की ही कर रहा हूँ, 4D 5D की नहीं कर रहा, वो हम CFT में बात करेंगे 4D एंड 5D का केस क्या होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 3D की बात कर रहा हूँ कि ये अनपेयर्ड हो जाएगा, ये पेयर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैपिटल S की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 1 + 1 3। और यहाँ पे 0 अनपेयर्ड है तो कैपिटल S की वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ पे कैपिटल S की वैल्यू 1 है तो ये होगा लो स्विन, कम है। यहाँ पे ज़्यादा है तो ये क्या होगा, हाई स्विन। ये क्या होगा, हाई स्विन। ठीक है, D8 की बात समझ में आ गई। वीक लिगेंड है तो sp3 टेट्राहेड्रल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये वाला होगा। ठीक है, D9 की बात करते हैं। D9 की बात करते हैं। D9 वही है, देखना यदि वीक लिगेंड है तो कोई बात ही नहीं है, वीक लिगेंड है तो कुछ पेयर वायर होना नहीं। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लेकिन लिगेंड क्या कर दूं मैं, स्ट्रॉन्ग कर दूं, लिगेंड स्ट्रॉन्ग कर दूं तो क्या होगा, ये यहां से यहां जाना चाहिए जैसा होना। पेयर तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि पेयर तो ऑलरेडी है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग कर दूं तो पेयर तो ऑलरेडी है, लेकिन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहिए था लेकिन जा नहीं पाता, एनर्जी के बहुत होता है। और टेट्राहेड्रल में तो 4 लिगेंड होते हैं, इतनी एनर्जी दे नहीं पाती कि यहाँ से यहाँ चला जाए। ऑक्टाहेड्रल में तो 6 लिगेंड थे, उन्होंने एनर्जी दे दी। यहाँ पे 4 लिगेंड है, उनके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो यहाँ से यहाँ चला जाए। यहाँ से तो यहाँ नहीं जा रहा, पर भाई लिगेंड बोल रहा है मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। निकल जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा, निकल जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा। तो स्ट्रक्चर तो ये क्या बनाता है, स्क्वायर प्लानर। स्ट्रक्चर तो ये क्या बनाता है, स्क्वायर प्लानर। लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे भेज नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन आगे भेज नहीं सकता और स्क्वायर प्लानर बनाना चाहता है तो ये क्या करेगा, कोई जुगाड़ ढूंढ लेगा। और क्या जुगाड़ ढूंढेगा, ये S, ये 2p और ये D मिलके क्या बनाता है, sp2d। तो यहां हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, वहां कौन सा था, DsP2। यहां हाइब्रिडेशन होता है sp2d स्क्वायर प्लानर। D9 का केस हो तो sp2d स्क्वायर प्लानर। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कॉपर H2O4 या कॉपर CuCl4 -2, और एक मैं बात कर रहा हूं CuNH3 4 -2 या CuCN4 -2, ये बात कर रहा हूं मैं दो। तो ये देखना, क्लोरीन होता है वीक लिगेंड और ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो वीक लिगेंड है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वीक लिगेंड है sp3 टेट्राहेड्रल। ये D9 का केस हो गया, Cu+2 D9 का केस हो गया। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, D9 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d स्क्वायर प्लानर, sp3d स्क्वायर प्लानर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे लो स्विन हाई स्विन की कोई बात नहीं होगी, दोनों डायमैग्नेटिक अच्छे, स्क्वायर प्लेनर हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, दोनों पैरामैग्नेटिक, क्योंकि दोनों में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली है तो ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाई स्विन लो स्विन की बात ही नहीं होगी। और D10 की बात करें तो फुल भरा हुआ है तो हमेशा sp3 टेट्राहेड्रल ही होगा, हमेशा sp3 टेट्राहेड्रल ही होगा। ठीक है, ये है ज्योमेट्री की बात। इसको मैं एक एनालिसिस आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ आपका,
शॉर्ट में लिख देता हूँ क्या, D0 से D2 D3S टेट्राहेड्रल, D3 से D7 sp3 टेट्राहेड्रल, D8 वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड होगा तो टेट्राहेड्रल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्क्वायर प्लानर। टेट्राहेड्रल होगा तो स्ट्रक्चर होगी sp3, ये होगा तो DsP2, DsP2 ये sp3 है तो हाई स्विन, ये है लो स्विन। D9 वही बात होगी, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। इसकी स्ट्रक्चर होगी sp3, ये होगा sp3d, और D10 है तो sp3 टेट्राहेड्रल। दैट इज स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होगा, इजीली समझ सकते हो आप क्या होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल करते हैं, एक दो अच्छे एग्जांपल कि कब क्या होगा। हालांकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी कुछ बता देता हूं आपको। इसने क्या बताया वीबीटी ने कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये वीबीटी ने बताया। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, वीक, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, H2O। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे CO, CN, PR3, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है, वीक है। ये इसने कुछ एनालिसिस करके बताया। और इसने जो इंपॉर्टेंट चीज बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, फिर से सुन लेना, अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो होता है कोवलेंट। वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बनाते हैं उसमें क्या होता है, आयोनिक करैक्टर होते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी क्या कहता है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कोवलेंट बनाते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आयोनिक करैक्टर रखते हैं। ठीक है, ये है वीबीटी का बात। इसने स्ट्रक्चर बता दी कि कैसे क्या बनती है और किस आधार पे बताई। वीबीटी में स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन का रीजन पूछे कि किस रीजन पे बताई, तो इसने बताया मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पे। वीबीटी ने सारी की सारी बातें किसके आधार पे की, उसने मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पे। उसने बोला कि मुझे तो मैग्नेटिक मोमेंट बता दो और उसके आधार पे मैं कुछ करना है वो कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं केस की बात करता हूँ, निकल H2O4 +2, निकल Cl4 -2, निकल Cl4 -2। आपसे स्ट्रक्चर पूछे कैसी होगी तो देखना, निकल +2 D8 का केस है, D8 का केस है। लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, H2 होता है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3। स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगी तो कौन सा होगा, हाई स्विन, हाई स्विन होगा तो कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक। D8 है पैरामैग्नेटिक। निकल Cl4 D8 होगा, निकालना आता है ना, -2 और -4, निकल पे x मान लो, इस पे -1 है, 4 × 4 = -2, तो x = +2। D8 क्लोरीन होता है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड है तो sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल है तो हाई स्विन है, हाई स्विन है तो कौन सा है, पैरामैग्नेटिक है। निकल Cl4 ये भी D8 है लेकिन Cl क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, कपल कर देगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, DsP2 स्क्वायर प्लानर, और स्क्वायर प्लानर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, DsP2 स्क्वायर प्लानर, तो डाया मैग्नेटिक और लो स्विन। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है वीबीटी के अकॉर्डिंग। कुछ और एक केसेस देखता हूं, कन्वर्टेड डी सिस्टम बोलते हैं जिसे, कन्वर्टेड
डी सिस्टम। जैसे अपन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स Fe(H2O5) NO+2। इसमें देखो NO पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है, इस पे 0 होता है, तो Fe पे कितना आएगा, +1। +1 का मतलब क्या हो गया, Fe क्या हो गया, Fe क्या होता है D6H2, और Fe प्लस क्या हो गया D6H1। लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, ये S वाले किस में शिफ्ट हो जाएंगे, D में, क्योंकि आपको ये तो पता है 4S और 3D की एनर्जी क्या होती है, कंपेरेटिवली इक्वल होती है। इक्वल होती है तो इन्हें तो बस एक दूसरे में ट्रांसफर होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसे लिगेंड मिला तो ये Fe+1 क्या हो जाता है, D7 हो जाता है, H0 हो जाता है, D7H0 हो जाएगा। इसे बोलते हैं कन्वर्टेड डी सिस्टम, और D7 हो गया। अब देखना D7 है, NO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D7 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D7 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। D7 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D7 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे ट्रांसपेरेंस की अपना को प्रोसेस देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंस की प्रोसेस देखने को अपनों को मिलता है, ठीक है। तो D7 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, तो D2sp। जैसे मैं बात करता हूँ NiCO4 की, इसकी स्ट्रक्चर पूछे तो ये मत देख लेना, निकल है D8 है, भाई बहुत बड़ी गलती कर दोगे, निकल है तो D8 है। निकल पे चार्ज देखो, निकल पे चार्ज क्या है, CO पे 0, तो 0, निकल 0 है तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D8H2, तो निकल +2 होता ना तो D8 होता, H2 निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ निकल है और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ऐसे इधर में आ जाएगा, तो निकल क्या हो जाएगा D10H0। D10 का केस होगा, D10 का केस हो तो चाहे कोई लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3, और कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। ये मत कर देना कि निकल CO4 है, कोबाल्ट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कई बंदे बहुत जल्दी करते हैं, निकल है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्क्वायर प्लानर। अरे भाई ये देख लो कि D8 है कि नहीं है, निकल की बात ही नहीं है, बात तो D8 की है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, D10 हो गया, D10 हो गया। जैसे Fe(CO4)-2, तो यहाँ पे देखो Fe पे चार्ज क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो Fe का नॉर्मली क्या होता है, Fe का क्या होता है D6H2, Fe-2 का क्या हो जाएगा D8H2, और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये क्या हो जाएगा D10, और D10 होते ही लिगेंड चाहे कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, हमेशा क्या होता है sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये बात है अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कैसे ये हाइब्रिडेशन बताता है, कैसे ज्योमेट्री बताता है मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पे। थैंक यू।